आज का हमारा टॉपिक है मोनोपोली एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। आज हम क्या पढ़ेंगे कि मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली को हिंदी में बोला जाता है एकाधिकार। इसका अर्थ और परिभाषा हमने बाजार के विभिन्न सबग्रुप पढ़े थे, जिसके अंदर हमने प्रतिस्पर्धा के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर इसकी अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, नेक्स्ट था मोनोपोली और थर्ड है मोनोपोलिस्टिक। तो परफेक्ट कंपटीशन हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। अब एकाधिकार होता क्या है? एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को बेचने वाला या उत्पादन करने वाला एक ही पर्सन होता है और खरीदने वाले क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। तो इस कारण से जब वो एक ही बेचने वाला है तो उसका एकाधिकार हो जाता है उस वस्तु पर। इस करके इस बाजार को क्या कहा जाता है, एकाधिकार। तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु को खरीदने वाले तो बहुत अधिक होते हैं, लेकिन बेचने वाला या उत्पादन करने वाला क्या होता है, वो एक ही होता है। और जिस वस्तु को वह उत्पादन कर रहा होता है उसका निकटतम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, यानी कि उसके जैसी दूसरी चीज़ नहीं होती। इस कारण से उसका अपनी वस्तु पर एकाधिकार हो जाता है। और इसी वजह से जो विक्रेता है, जो बेचने वाला या जो उत्पादक है, वो पूर्ति मात्रा या कीमत निर्धारण पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। वो जितनी मर्जी चाहे कीमत निर्धारित कर सकता है, जितनी मात्रा चाहे उसके साथ बेचनी है उसका निर्धारण वो कर सकता है। तो इस करके इस बाजार को क्या कहा जाता है, एकाधिकार, क्योंकि वस्तु को उत्पादन करने वाले और बेचने वाला एक होता है। यहाँ आपको वाटसन की डेफिनेशन दी गई है, ये क्वेश्चन में लिखते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा इंप्रेसिव जाता है। क्या लिखते हैं वाटसन? एकाधिकारी एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसका कोई भी निकटतम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हो गया, एकाधिकारी किसी वस्तु का अकेला उत्पादक होता है, अकेला बेचने वाला या उत्पादन करने वाला होता है। सेकंड हमने बात की थी कि जिस वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है उसका निकटतम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। तीसरा है, अब वो क्या करते हैं, अब एकाधिकारी है, जिस वस्तु को उत्पादित वो कर रहा है वो उसका निकटतम सब्स्टिट्यूट नहीं है और आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। लेना ना लेना आपकी मर्जी है, उपभोक्ता की मर्जी है वो ले या ना ले, लेकिन अगर उसे लेनी है तो उसको उसी की कीमत उसे देनी पड़ेगी। अब अगर चाहे वो महंगी है चाहे वो चीज़ सस्ती है, उसको अगर लेनी है तो उसी के रेट में लेनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा कि अगर जो एकाधिकार है अपनी वस्तु को चाहता है कि मैं मार्केट में ज़्यादा बेचूं, उसके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, वो ज़्यादा बेचना चाहता है, तो हमें पता है कि अगर वस्तु को ज़्यादा बेचना है तो उससे वस्तु की कीमत को कम करना ही पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा वस्तु बेच सकता है। ठीक है, तो इस करके क्या हुआ कि अधिकार में क्या होता है कि अगर उसको अपनी वस्तु की मात्रा ज़्यादा बेचनी है तो उसे अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। इस कारण से जो इसका रेवेन्यू वक्र होता है, एवरेज रेवेन्यू वक्र, जो इसी का मांग वक्र होता है, क्योंकि रेवेन्यू वक्र ही मांग वक्र होता है, तो वो क्या होता है, नीचे ढलान वाला होता है, यानी कि ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, जो ये शो करता है कि अगर आपको अधिक बेचनी है तो आपको यानी कि एकाधिकारी को या विक्रेता को क्या है, वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। आगे है, इस बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। इस बाजार में आसानी से कोई नहीं आ सकता, कोई ना कोई कानूनी रुकावटें उन चीज़ों को पूरा करके ही वो इसके अंतर्गत आता है, तो इसके अंदर नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, फर्म और उद्योग एक ही होते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, एक ही उत्पादक है, तो इस करके फर्म और उद्योग का भेद यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और हाँ, यहाँ है कि इसमें एकाधिकार में उपभोक्ता का शोषण संभव है। बीच वाला पॉइंट बाद में बताऊंगी। जो उपभोक्ता है उसका शोषण संभव है क्योंकि उत्पादक एक है। अब वो जितनी मर्जी चाहे अपनी वस्तु का रेट रख सकता है, आपको लेना है तो आपकी मर्जी, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी। अगर वो चीज़ ज़्यादा कम रेट की है और आपसे ज़्यादा लेना है तो अगर आपको ज़रूरत है उसकी लेनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार इस बाज़ार में क्या हो जाता है, उपभोक्ता का शोषण होता है। अब इसके बाद आ जाता है कि जो एकाधिकार है या जो मोनोपोलिस्टिक का उत्पादक है वो क्या करता है, वो कीमत विभेद संभव है। कीमत विभेद का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ के दो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पैसे लेना, ये होता है कीमत विभेद। ठीक है, जिसमें एक ही वस्तु है उसके अलग। अब आप इसको किस एग्जांपल से समझोगे?
बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम आपको समझाएं, अगर आपने रेलवे देखी है, रेलवे यानी कि जो हमारी रेल लाइन है, ट्रेन जाती हैं, इस ट्रेन पर जब ट्रेन रेलगाड़ी चलती है तो एक रेलगाड़ी के अंदर अलग अलग किराया है। सेकंड क्लास का अलग, फर्स्ट क्लास का अलग, एसी का अलग, ठीक है, एसी चेयर कार का अलग होता है, स्लीपर का अलग होता है, जाना सबने एक ही दूरी पर है, तो इन सब के रेट क्या होते हैं, अलग अलग। और इससे अच्छा और एग्जांपल लोगे तो सबसे है, एक मेल ट्रेन है, एक सुपर ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन भी आपको हनुमानगढ़ से बीकानेर ले जाती है, वो 30 रुपये में लेके जाती है। मेल ट्रेन है, उसका 70 रुपये किराया है, और उससे ज़्यादा अच्छी कोई ट्रेन होगी उसका रेट उससे भी ज़्यादा होगा। यानी कि एक ही चीज़ है, उसके अलग अलग कस्टमर से अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। कीमत विभेद ये इस बाज़ार में सबसे ज़्यादा संभव होता है। तो कीमत विभेद आपको समझ आ गया, एक ही वस्तु का अलग अलग कस्टमर से अलग अलग कीमत देना। अब आपने जिस पे जाना हो उस पर, पैसेंजर पे जाओगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरे पे जाओगे कम लगेगा। अच्छा, अगर आप एक ही ट्रेन सुपर फास्ट वाली में जा रहे हो, तो अगर आप एसी में जा रहे हो तो आपका किराया ज़्यादा होगा, अगर आप नॉन एसी में जा रहे हो तो आपका किराया कम होगा। ट्रेन वही है। इसी तरह है, आगे हमारे पास है, अगर निजी एकाधिकार होता है तो उसका अर्थ है पूंजीवाद। यानी निजी एकाधिकार यानी कि प्राइवेट सेक्टर, कोई चीज़ सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही है तो वो किसकी ओर अग्रसर होती है, कौन सी एक दिशा में जाएगी, वो पूंजीवाद की स्थिति होती है। और अगर सारा का सारा एकाधिकार सरकार के हाथ में होता है तो वो कौन सी होती है, समाजवाद की होती है। आपने अपने पहले निश्चित अर्थव्यवस्था पढ़ी थी या अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जिसमें निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और निश्चित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो बाकी की इसकी कंसेप्ट की जो क्लियर है, इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। पूंजीवाद में क्या होता है, जब जो सत्ता होती है, जो अधिकार होते हैं, ज़्यादातर कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, तो वो पूंजीवाद होता है। और जब जहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है वो समाजवाद होती है। नेक्स्ट है, एकाधिकारी एक फर्म, फर्मों का समूह, सहकारी विभाग या समय सरकार के रूप में कोई भी हो सकता है। और एक इसकी चीज़ है, अल्पकाल और दीर्घकाल हमारे साथ चलते हैं। एकाधिकार को अल्पकाल में कुछ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, और अब क्या हो सकता है, सामान्य भी रह सकता है। क्योंकि अल्पकाल में कुछ भी, जब बाजार में आप नए आओगे तो कोई भी स्थिति आ सकती है। लेकिन एकाधिकार को दीर्घकाल में केवल और केवल क्या होता है, सामान्य लाभ प्राप्त होता है, अतिरिक्त लाभ जिसे आप बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि उसका अपने एकाधिकार होने का कोई तो फायदा होगा ना, तो इस करके उसको सुपर प्रॉफिट प्राप्त होता है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लेकिन एकाधिकार है जब, क्योंकि वो एक ही है तो जो मर्जी सेट करे तो उसको दीर्घकाल, शुरू में आने में उसे दिक्कतें आ सकती हैं, बाजार सेटअप करने में उसे टाइम लगेगा, तो इस करके हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, लेकिन वो टिकेगा तो उसको बाजार में क्या होगा, हमेशा सुपर प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट प्राप्त होगा। और इसके बाद आ जाता है, एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति मात्रा या कीमत दोनों में से एक का निर्धारण कर सकता है, दोनों का एक साथ नहीं। देखो, अगर उसने कीमत निर्धारण कर ली कि मैंने 100 रुपये में ये चीज़ बेची, 100 से कम मैंने रेट नहीं करना। आप एक दुकानदार वो कहता है मैं तो 100 में नहीं बेचता, 100 से कम नहीं दूंगा, लेनी है तो लो, नहीं तो नहीं। तो अगर आपको लेनी है तो जिसने लेनी होगी 100 में ले जाएगा, नहीं तो नहीं। ये हो गया। अगर वो कहता है कि नहीं, मेरे को तो शाम तक इतने पैसे भी इकट्ठे करने और ये चीज़ निकालनी है, तो वो क्या कहेगा, 100 से कम, यानी कि दोनों में से एक चीज़ निर्धारित कर सकता है। नेक्स्ट है कि अब जो एकाधिकारी बाजार हमें मिलता कहाँ है, क्या वास्तव में आपने कभी एकाधिकार दिया है? आज के इस टाइम में एकाधिकार की स्थिति हमें देखने में कम मिलती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस समय हर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। पहले बीच का टाइम ऐसा था, 1990 से पहले हमारा ज़्यादातर सारा क्षेत्र किसके हाथ में था, सरकार के हाथ में था। लेकिन उसके बाद जब सरकार वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति लेके आई थी, ठीक है, जब सरकार को लोन लेना पड़ा था वर्ल्ड बैंक से, तब उसने ये शर्तें रखी थी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण करेगा, तब से बहुत सारे हमारे सारे के सारे विभाग क्या हो गए, प्राइवेट हो गए। जैसे बैंक है, पहले सरकारी होते थे, अब तो प्राइवेट भी आ चुके हैं, ठीक है। इंश्योरेंस पहले सरकारी थी, अब प्राइवेट भी है। स्कूल सरकारी होते थे, अब प्राइवेट स्कूल कोई कमी नहीं है। तो हर क्षेत्र में कि प्राइवेट और सरकारी सकते हैं। हाँ, अब कहाँ कहाँ हमारे पास है कि एकाधिकार हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो होगा। तो वो स्थिति कौन सी हो सकती है, तो असंभव तो नहीं, लेकिन हम कुछ एक सेक्टर है, जैसे रेलवे, अभी हमने बात की थी रेलवे पे अभी तक सरकार का एकाधिकार है, इसको सरकार ने प्राइवेट नहीं किया है। हाँ, इसकी सफाई वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट या जो उसके ऊपर जो ठेले वगैरह लगते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट इसने थोड़ा बहुत प्राइवेट किया है,
बाकी बाकी सारा सरकार के हाथ में है। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, जो नोट इश्यू है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त जो विभाग है वो हमारा प्राइवेट नहीं है। इसी तरह हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो भी हमारा सरकार के पास है। विद्युत में भी तो क्या कहते हैं प्राइवेट हो रही है। तो इस प्रकार जो रेलवे में है और जो मुद्रा निर्गमन यानी कि जो वित्त विभाग है हमारा, वहाँ पर अभी भी सरकारी क्षेत्र है। ये 2 क्षेत्र ही रह गए मेन, बाकी सारे प्राइवेट हो चुके हैं। अब हमारे पास है रेवेन्यू कम अंडर मोनोपोली। अभी हमने पीछे बात की थी कि एकाधिकार के अंतर्गत जो रेवेन्यू वर्कर होता है, यानी कि जो रेवेन्यू वर्कर होता है वही इसका डिमांड वर्कर होता है, नीचे की ढाल वाला होता है। क्यों होता है कि अगर एकाधिकार को अपनी वस्तु अधिक मात्रा में बेचनी है तो उसे अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। इस करके जो इसका रेवेन्यू वर्कर है वो नीचे की ढाल वाला होता है। अब आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू। मार्जिन रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू से नीचे रहता है, क्योंकि जब कम होता है, जब दोनों कम होते हैं तो मार्जिन रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा कम होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।